हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग सॉलिड स्टेट का ये पार्ट देखते हैं। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये तीनों पॉइंट जैसे एक जैसा लगता है। इस तीनों टर्म को अगर आप देखोगे तो एक है मेरा क्रिस्टल लैटिस, एक है मेरा लैटिस पॉइंट और एक है मेरा यूनिट सेल। तीनों एक ही जैसा लगता है, लेकिन देखो इसमें डिफरेंसेस है। व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस? देखो वो बुकिश डेफिनेशन उसको आप बुक्स में रहने दो, ठीक है। हम लोग इसको अपने ढंग से समझेंगे ताकि क्लियरिटी आ सके। व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस? देखो जैसे मान लो क्रिस्टल कैसे हम समझेंगे। जैसे मान लो NaCl का अगर एक टुकड़ा है, तो NaCl का अगर टुकड़ा है तो इसमें Na+ और Cl- से बना होगा। दैट मीन्स कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो बात कर रहे हैं, किसका? किसी भी क्रिस्टल का। तो ये क्या क्या हो सकता है? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आप याद रखिएगा, इट में बी एटम, इट में बी मॉलिक्यूल या इट में बी आयंस। तो ये याद रखिएगा, ये होते हैं हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसके? किसी भी क्रिस्टल के। अब कहता है लैटिस किससे बनता है? तो जैसे मान लो इतना बड़ा अगर आपका नमक का टुकड़ा है, जैसे मान लो इतना बड़ा अगर नमक का टुकड़ा है, तो ये जो नमक का टुकड़ा हुआ, ये जो एक पीस ऑफ NaCl हुआ, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। और ये जितना आपका स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जितना ये आपका 3D में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो अपनी भाषा में समझो, किताबी भाषा बाद में समझेंगे। सुनो, जैसे एक NaCl का टुकड़ा है, तो अगर ये NaCl का मेरा जो टुकड़ा है, ये पीस ऑफ NaCl है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल जितना भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जितना भी जगह ले रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो आते हैं अब बुक इस डेफिनेशन पे। क्या कहता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? ये आपका बुक इस डेफिनेशन। अब हमने जो अपनी तरफ से जो आपको समझाने के लिए बताया, इंटायर स्पेस, वो पूरा का पूरा स्पेस विच एक क्रिस्टल ऑक्युपाई, जो कि एक क्रिस्टल ऑक्युपाई करता है। जैसे मान लो इतना बड़ा टुकड़ा जितना जगह लिया, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस क्रिस्टल में था, वो कौन था? आयन, एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है ये। अब कहता है कि इसी तीनों में से कोई। यहां देखना, ये जो मेरा ये जो जैसे ये पोजीशन है मान लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इस क्रिस्टल में, तो वो कहलाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो समझिएगा, ये पूरा का पूरा हमने क्या बोला, जैसे मान लो ये इतना एरिया अगर ऑक्युपाई कर रहा है, इतना एरिया अगर ये मेरा ऑक्युपाई कर लिया, तो ये जितना एरिया ऑक्युपाई किया उसको हमने क्या कहा? क्रिस्टल लैटिस। और उस क्रिस्टल लैटिस में जो पोजीशन है किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पोजीशन, जैसे ये सब क्या है? पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो उसका बताता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। इसमें जैसे यहाँ मान लो Na+ है, कहीं मान लो Cl- है, तो वो जो उसका जो पोजीशन होगा, कटायन, अनायन या एटम का जो पोजीशन है उस क्रिस्टल के अंदर, जैसे NaCl के अंदर कहीं Na+ होगा, कहीं Cl-, तो उसका जो पोजीशन है उस क्रिस्टल के अंदर, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। क्लियर है? अब देखो, ये जब मुझे मिल गया कि कहीं पे अगर ये स्थित है, यहाँ मान लो कहीं यहाँ कटायन है, यहाँ पे अनायन है, यहाँ कटायन, यहाँ अनायन, तो इसको हम इमेजिनरी लाइन से अगर मिला दें, सारे कटायन अनायन का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो था, या एटम था या अनंत था, जो भी था, उसको हम इमेजिनरी लाइन से अगर इस तरह से हम मिला दें, तो एक मेरा 3D स्पेस मिलेगा। फिर सुनोगे, जब हम जितना भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें उसको हम एक इमेजिनरी लाइन से मिलाने के बाद मेरा जो 3D, एक 3D कहता है 3D रिपीटिंग यूनिट जो आपको मिलेगा, कब? जब हम इमेजिनरी लाइन से सबको मिला दें, इस तरह से लाइन से हमने मिला दिया, तो ये जो रिपीटिंग यूनिट मिला, इसी को कहते हैं यूनिट सेल। ऐसे समझो, जैसे ये मान लो ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है या जो, तो ये जो बना हुआ होगा, इसका सबसे छोटी इकाई कौन होगी? ईंट कैसे बना होगा? मान लो ईंट के हर कॉर्नर पे अगर एटम है या फिर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसको हम इमेजिनरी लाइन से मिला दिए तो वो ईंट जैसा मिला। तो वो जो सबसे छोटा यूनिट था, कैसे बना? हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जब इमेजिनरी लाइन से मिलाया, जो एक 3D स्ट्रक्चर, जो सबसे छोटी इकाई मिली, वो मेरा क्या कहलाया? यूनिट सेल। जैसे मान लो ईंट। अब वैसा ईंट मिला करके ये मैंने पूरी बिल्डिंग को मैंने तैयार कर लिया, तो ये बिल्डिंग अब क्या कहलाएगा? मेरा क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल, लैटिस, और उसकी सबसे छोटी इकाई कौन? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेट रिपीटिंग यूनिट आर ऑब्टेन्ड व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय इमेजिनरी लाइंस। जब हम इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं तो जो हमें डेफिनेट रिपीटिंग यूनिट जो मिलता है, 3D रिपीटिंग यूनिट जो मिलता है इस क्रिस्टल का, वो मेरा क्या कहलाता है? यूनिट सेल। तो शायद डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एक बार सबको ओवरव्यू ले लीजिए। चलिए, मान लो इतना बड़ा मेरा NaCl का टुकड़ा है, तो वो जो पीस है NaCl का, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल। और वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, पहला टर्म क्या बोले? क्रिस्टल लैटिस, जितना स्पेस ऑक्युपाई किया, और उसमें जो Na+ और Cl- का जो पोजीशन है वो लैटिस पॉइंट। Na+ Cl- को जब हम इमेजिनरी लाइन से मिलाए तो सबसे छोटी इकाई जो बनी, उस इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। क्लियर है कंसेप्ट? और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ये मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ इसका मैं बड़े अच्छे से नोट्स बना दिए, तो हमारे लिंक पे आप देखिएगा, आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। इसलिए आप इस तरह से पहले ढंग से समझ लीजिए। मुझे जहाँ जहाँ भी लगे या समझाना है मैं वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। ओके, देखिए अभी भी मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल क्या था। यूनिट सेल क्या था? एक सबसे छोटी इकाई किसी भी क्रिस्टल की, जिससे वो पूरा का पूरा क्रिस्टल बना होगा। और वो बना था कैसे? जब हम सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इमेजिनरी लाइन से क्या किए थे? मिला दिए थे। तो वो जो एक मेरा 3D पैटर्न मिला था, सबसे छोटी इकाई, उसको हमने क्या कहा था? यूनिट सेल। अब कहता है यूनिट सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो यूनिट सेल को डिफाइन करने का 6 पैरामीटर्स मिला। कौन कौन सा? गौर से देखो कि जैसे अगर किसी क्यूब को आप देखोगे, क्यूब में आप देखोगे आपको इस तरह से, मान लो इधर लंबाई है, इधर चौड़ाई है, इधर ऊंचाई है। तो मान लो जैसे इधर मैंने माना है A, यहाँ माना है B और यहाँ माना है C। तो ये जो 3 लेंथ मिला, तो इस 3 लेंथ को क्या कहोगे? एक्सियल लेंथ या इंटरसेप्ट। और जब 3 लेंथ है तो यहाँ पर का 3 एंगल मिलेगा। इसके सामने A के सामने अल्फा, B के सामने बीटा और C के सामने क्या मिलेगा? गामा। तो ये एक कन्वेंशन है जिसको आप लोग याद रखिएगा। A के सामने अल्फा, B के सामने बीटा और C के सामने गामा। तो ये एंगल है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल एंगल या इंटरफेसियल एंगल। तो क्या मिला मेरे पास? 3 इंटरसेप्ट या 3 एक्सियल लेंथ और 3 इंटरफेसियल एंगल। तो इस 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे मेरा यूनिट सेल को डिफाइन किया गया है। यूनिट सेल के बेसिस पे अब कहता है, इस यूनिट सेल के बेसिस पे मेरा कितना तरह का क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है? तो इस 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे, ये 6 पैरामीटर जो यूनिट सेल का हमने बताया, इसके बेसिस पे क्रिस्टल सिस्टम कहता है 7 टाइप्स का पॉसिबल है। तो देखिए, आप बहुत जगह बहुत तरीके से पढ़ेंगे, बुक्स में देखिएगा, बुक्स में आपको ये बुकिश लैंग्वेज में लिखा रहता है, बट याद कभी नहीं होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछते हैं जो हम आपको अभी याद करवा देंगे। चलिए, एक ट्रिक मेरे साथ बोलिएगा। ऑफकोर्स ये ट्रिक जैसे लोग होता है ना, पढ़ते पढ़ते लोग इसे बना लेते हैं, तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि ये आसानी हो जाएगी आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करने के लिए। चलिए, ट्रिक मेरे साथ बोलिएगा जिस सीक्वेंस में मैं बोलूँगा। CT ओम ट्रिक HR, फिर से बोलेंगे CT ओम ट्रिक HR। आप ऐसे याद रखो, एक कंपनी है CT ओम, ठीक है, उसमें 3 HR के पोस्ट हैं। HR के पोस्ट तो समझते होंगे। तो कहता है एक कंपनी है CT ओम जहाँ पे 3 HR के पोस्ट है, तो शायद याद हो गया CT ओम ट्रिक HR। चलिए बोलिएगा, C फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक। अब गौर से देखो, ट्रिक मैंने जानबूझ करके लिखा है। ट्रिक मतलब यहाँ पे ट्राई क्लिनिक। आप ट्रिक को ऐसे ही यहीं तक दिखा सकते हैं। ट्रिक ये क्या हो गया? ट्राई क्लिनिक हो गया। H फॉर हेक्सागोनल और R फॉर रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल भी होता है। गौर से देखो, यहाँ पे T जो है वो 3 बार आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया था ताकि कंफ्यूजन न हो। ट्राई क्लिनिक, और यहाँ T जो था दिस इज टेट्रागोनल। फिर से एक बार बोलिए, C फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, ट्रिक ट्राई क्लिनिक, H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल। 1-2 बार काइंडली आप लोग से है इसको कॉपी में लिखिए, ये आपको मगअप हो जाएगा, कंप्लीटली याद हो जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं। किसी भी चीज़ को सही तरीके से अगर पढ़िएगा तो ऑफकोर्स वो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। चलिए फिर से बोलिए, आपके क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के मिले? 7 तरह के। किसके बेसिस पे?
किसी भी यूनिट सेल में जो पैरामीटर्स मिले थे, उसको यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स मिले? 6, जिसमें से 3 मेरा इंटरसेप्ट है यानी एक्सियल लेंथ है, और 3 मेरा उसका एक्सियल एंगल है, मतलब उस फेस के बीच का एंगल है। इस 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह का? 7। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो ये है हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताया था। C से क्यूबिकल, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल। तो गौर से देखिएगा, इसमें हमने क्या बताया आपको कि पहला था मेरा क्यूबिकल, C फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, यहाँ ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का ही दूसरा नाम हमने क्या कहा था? ट्राइगोनल। 1-2 बार लिखिएगा, इस टेबल को जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं। तो चलिए क्यूब समझते हैं। क्यूब किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो? बराबर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब। तो वहाँ पे क्या होगा? सारा ABC बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये तो खैर याद हो गया। क्यूब है, क्यूब का सारा साइड सेम है, एंगल भी सेम है 90 डिग्री। अब आगे हम कैसे सोचेंगे? सुनना, पहले हम एक एक पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स, ये एक्सियल लेंथ है और ये इंटरफेसियल एंगल है। पहले हम एक पैरामीटर्स में बदलाव करेंगे। सुनिएगा, एक ही पैरामीटर्स में बदलाव करेंगे, ठीक है? आगे चल के 2 होगा, वो बाद की बात है। पहले एक पैरामीटर गौर से देखो, यहाँ A बराबर B है, लेकिन B बराबर C भी है। अब यहाँ पे एक में बदलाव करना था, तो A बराबर B तो रहने दिए, लेकिन यहाँ जो बराबर था इसको हमने काट दिया, एक चेंज हो गया, तो बाकी सब सेम है। एंगल में कोई भी मेरा डिफरेंसेस नहीं है। नेक्स्ट आओ, अब जब हमने यहाँ पे एक तो काट दिया था, एक और बदलाव करना है, मतलब हर सीक्वेंस में एक एक चेंजेस करने। यहाँ क्या था? A इक्वल टू B हमने कर दिया, A इज नॉट इक्वल टू B, ये सेम है, एंगल बाकी जैसा था वैसा ही है। क्लियर है? एक एक करके बदलाव करें। अब यहाँ तो सारा कट गया, अब क्या होगा? एंगल में बदलाव करना होगा। तो हमने क्या किया? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं है। अब यहाँ सुनो, आप अपने बुक्स में देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये आर्बिट्री है, ये मानने पे हम किसी को अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बस दिमाग में रखना है कि 2 एंगल मेरा 90 है और एक 90 नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? आगे अब क्या हुआ? एक और बदलाव करोगे तो यहाँ तो सारा कट गया था, ठीक है? एक और चेंज लाओ, तो यहाँ पे क्या था? अल्फा बराबर बीटा, यहाँ उसको भी काट दो, यानी तीनों एंगल अब बराबर नहीं है और 90 के भी बराबर नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? तो यहाँ पे 2 चीज निकल के आया। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन? क्यूबिकल। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन? क्यूबिकल। और मोस्ट एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी समानता नहीं होगी, दैट इज ट्राइक्लिनिक। 2 क्वेश्चन हमें मिला। अब आते हैं यहां तक, फिर से देखिएगा, क्यूबिकल से लेके ट्राइक्लिनिक तक हमने कितना पैरामीटर्स में बदलाव किया था? एक एक करके हम सीक्वेंस में जा रहे थे। अब आपको 2 पैरामीटर्स बदलना है, मतलब यहाँ एक्सियल लेंथ में भी बदलाव होगा और इंटरफेसियल, मतलब एक इंटरफेसियल में बदलाव करेंगे और एक किसमें? लेंथ में बदलाव करेंगे। क्लियर है? फिर से सुनिएगा, क्यूबिकल से ट्राइक्लिनिक तक एक एक पैरामीटर्स में बदलाव हुआ था, अब यहाँ पे 2 पैरामीटर्स, मतलब एक साइड में और एक एंगल में भी चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो सारा चीज कटा हुआ था, तो हमने क्या किया? एक यहाँ पे हटा दिया, यानी A इक्वल टू B कर दिया, और यहाँ पे भी जो था B इज नॉट इक्वल टू C, उसे रहने दिया। यहाँ पे भी हमें एक बदलाव करना है, तो जस्ट इसके ऊपर देखो कैसा था? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। गामा कितना था? 90 नहीं था, यहाँ भी 90 नहीं है, लेकिन स्पेशल फीचर है, कैसा होगा? 120। लोग कहता है सर कैसा होता है हेक्सागोनल? सुनिए, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है, हेक्सागोनल का पैरामीटर्स। आप एकदम डायरेक्टली इसे याद रख सकते हैं। कैसे? बेंजीन को आप एज्यूम करो, तो बेंजीन कैसा होता है? हेक्सागोनल। कैसा होता है जी? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल का गौर से देखो, यहाँ पे देखिएगा, ये जो दोनों एंगल है, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला भी उस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो एंगल है, ये कितना होगा? 120। कितना होगा? ये होगा मेरा 120। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा,
गौर से देखिए, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये जो एंगल है ये मेरा कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, ये दो 90 डिग्री है, एंड गामा जो हो गया ये कितना हो गया 120। तो इसको एकदम दिमाग में रखिए, कैसे बेंजीन का जो लेयर बना हुआ स्ट्रक्चर है दैट इज़ हेक्सागोनल में, तो दो मेरा 90 है और एक मेरा 120 है। चलिए अब यहाँ पे फिर एक साइड में बदलाव करना है, एक एंगल में। तो यहाँ क्या था, a बराबर b हो गया था, b इज नॉट इक्वल टू c, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गामा अल्फा बीटा के बराबर नहीं था, हमने इसे बराबर कर दिया। लेकिन गौर से देखो, अगर सब बराबर 90 कर देते तो ये तो क्यूबिकल हो जाता, कुछ तो डिफरेंसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे है बराबर लेकिन 90 नहीं है। सुनिए एक बात मैं बताता हूँ, मैंने जिस तरह से ट्रिक बताया है और ट्रिक को मैंने जिस तरह से सीक्वेंस में सजाया है, क्यूबिकल से लेके ट्राई क्लिनिक तक एक एक करके बदलाव, और ट्राई क्लिनिक से मेरा रोम्बोहेड्रल तक, ट्राई क्लिनिक के बाद हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में एक साइड में बदलाव और एक एंगल में बदलाव। एक बार पहले तो वीडियो देखिए और दो बार खुद से लिखिए, इसको कॉपी में खुद से लिखिए, पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे यूनिट सेल की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो ये है हमारा किसके बेसिस पे, तो उसका पोजीशन, उसमें जो उस यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन कहाँ था। तो सबसे पहले कहता है पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे यूनिट सेल मेनली दो तरह का, कौन कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए पहले इसको समझिएगा, प्रिमिटिव कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि पुराना। तो प्रिमिटिव कहने का मतलब होता था कि केवल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे अगर प्रेजेंट होंगे, केवल यहाँ पे देखना गौर से, केवल हर कॉर्नर पे अगर मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, केवल कॉर्नर पे, तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते थे, जिसका एग्जाम्पल है सिंपल यूनिट सेल, जिसको SC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर सुनेगा, यूनिट सेल मेनली मेरे कितने तरह का है, दो। एक है मेरा प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें केवल और केवल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे, जिसका एग्जांपल हुआ सिंपल यूनिट सेल। देखो लूडो खेलो, तो लूडो में वो जो डाइस देखते होगे, डाइस समझते हो ना, जो जिससे हम लोग देखते हैं जिसपे 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, उसी वो डाइस कहते हैं। तो डाइस में उसका कॉर्नर को देखोगे तो कॉर्नर आपको 8 मिलेगा, कॉर्नर 8 मिलेगा, समझ लेना। फेस आपको 6 मिलेगा। कहोगे कैसे 6 मिलेगा, तो उसमें देखोगे 1 से लेके 6 ही तक लिखा हुआ रहता है, 7 नहीं मिलता है, यानी फेस कितना होता है 6, ये याद रखिएगा, फेस होता है 6 और कॉर्नर्स होता है 8। बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो इस 3D में आपको याद रखना है इस सॉलिड स्टेट में। फिर से सुनिए, यूनिट सेल कितने तरह का, दो तरह का। अगर मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे हैं तो उसे हमने क्या कहा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसका एग्जांपल है सिंपल सेल। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। इसमें क्या होता है, सुनो, इसमें कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर पे तो रहना ही रहना है, उसके अलावा भी कहीं होगा। तो जैसे कहता है, नाम से ही क्लियर है, बॉडी सेंटर्ड सेल। तो क्या हुआ यहाँ पे, कॉर्नर पे तो है ही, प्लस कहाँ है, बॉडी सेंटर। तो किसी भी बॉडी का सेंटर कितना होगा 1। अरे किसी का भी, जैसे ग्रेविटी कहते हो ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, किसी भी बॉडी का एक ही एकलौता सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बॉडी सेंटर कितना होगा 1। क्लियर है। कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे मिला तो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड सेल। अब आते हैं, कॉर्नर के अलावा अगर फेस सेंटर पे भी मिला, कॉर्नर के अलावा कहाँ पे मिला, फेस सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड सेल। इसको हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड सेल। नंबर ऑफ फेस हमने कहा कितना होता है 6, तो यहाँ पे हमने 4 ही दिखाया है, एक इधर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। देखो हमने 6 इसलिए दिखाया क्योंकि ये 3D फिगर है, क्योंकि ये एक ये फेस होगा, 4 के अलावा एक ये 5 और एक उधर से पीछे, तो टोटल मेरा कितना हो गया 6। गौर से देखिएगा, इधर से ये 1 2 3 4 हो गया, एक ये वाला इस पे हम बना सकते थे, तो 5 और एक जस्ट इसके पीछे कितना हुआ 6। ऐसे भी आप लूडो में देखते हुए 1 से कितना तक दिखाई देता है 6 तक, तो वो 6 फेस पे रहता है, यानी फेस सेंटर मेरे कितने होते हैं 6। तो FCC क्लियर है, कॉर्नर के अलावा कहाँ पे, फेस सेंटर पे। अब इंड सेंटर्ड समझो, कहता है कॉर्नर के अलावा आपका इंड के सेंटर पे पाया जाए, कहाँ पे पाया जाए, इंड सेंटर पे। इंड सेंटर कहता है कितना 2। लोग को नहीं समझ में आता इंड कहने का मतलब क्या हुआ। ऐसे देखो, जैसे ये पेन है, तो इस पेन में क्या है कि लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। मान लो ऐसा ही कोई यूनिट सेल हो जिसकी
क्या हो, लेंथ ज़्यादा होगी और ब्रेथ कम हो गया, यानी चौड़ाई कम हो गई और लेंथ ज़्यादा हो गया। तो अगर ये लेंथ ज़्यादा हो गया तो इस पेन का अगर हमको किनारा बताना होगा तो किनारा कितना है, 2। कौन कौन सा, एक ये अगला हिस्सा और एक पिछला हिस्सा, जिसको कि जिसे डिफाइन करते हैं एंटेरियर एंड और पोस्टेरियर एंड। फिर से सुनिएगा, जैसे इस पेन का अगर 2 किनारा हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे कहेंगे, एंटेरियर एंड और पोस्टेरियर एंड। चूंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो किनारा कितना मिला, 2। तो अब फिर से सुनिएगा, कॉर्नर के अलावा उसी 2 किनारे पे अगर होगा तो क्या कहलाएगा, इंड सेंटर्ड सेल, कॉर्नर एट एंड इंड सेंटर। क्लियर है। तो यूनिट सेल मेरा टोटल कितना हो गया, 4 तरह का। कौन कौन सा, फिर से देखो, प्रिमिटिव में कौन, सिंपल सेल, और नॉन प्रिमिटिव में कौन, बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल और इंड सेंटर्ड। आप इसको सीक्वेंस में याद रखो। चलो पहला बोलो, सिंपल सेल, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी और चौथा ईसीसी। क्लियर है। किसके बेसिस पे, ऑन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कहाँ पे, यूनिट सेल में। शायद ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट आते हैं इसमें। देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो शेप बताए थे यूनिट सेल के, उसमें 4 था, सिंपल सेल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। हमने कहा था इसको सीक्वेंस में आप याद रखो। उसी शेप के बेसिस पे क्रिस्टल लैटिस में अलग अलग स्पेस लैटिस बन जाता है। क्रिस्टल लैटिस में अलग अलग शेप आने से मेरा नंबर ऑफ स्पेस लैटिस हर क्रिस्टल सिस्टम में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। फिर सुनिएगा, शेप किसका था, उस यूनिट सेल का, उसके कारण मेरा क्रिस्टल जो सिस्टम था उसमें भी क्या हुआ, नंबर्स इंक्रीज किया। क्रिस्टल सिस्टम मेरा कितने तरह का, 7 तरह का। अब मेरा स्पेस लैटिस बदलेगा। कैसे बदलता है, तो इसे चलिए फिर से हम ट्रिक लेते हैं, वही अपना पुराना ट्रिक क्या मैंने सिखाया था, सीटी ओम ट्रिक HR। अब आपको क्या याद रखना है, एक मोबाइल नंबर की तरह आपको इसको याद रखना है। बोलिए एक बार, 32 42 111। फिर से बोलेंगे 32 42 111, 3242 111, 3242 याद हो गया। उसी तरह से बैठाना है। गौर से देखिए, सी के नीचे में 3, क्यूबिकल में कितना होगा, 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1 और रोम्बोहेड्रल में 1। अब इसको सीक्वेंस में हम बैठा देते हैं। गौर से देखिए, 3 कौन कौन आएगा, पहला बोलिए सिंपल सेल, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी। पहला हो गया। अब टेट्रागोनल में 2 बोलिए, सिंपल सेल, बीसीसी, 2 हो गए। ऑर्थोरोम्बिक में 4, तो चारों बैठा दो, सिंपल सेल, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, चारों आ गए। मोनोक्लिनिक में बस यही एक कंफ्यूजन है, मोनोक्लिनिक में है कितना, 2। सिंपल सेल के बाद कौन आ जाता है, ईसीसी, जो कि सबसे लास्ट में था। तो ये एक आपको याद रखना है, जो जहाँ पे आपका थोड़ा सा इधर उधर होता है मेरा ट्रिक। कैसे है, फिर से बोलिए, केवल आपका मोनोक्लिनिक में जो दूसरा आया, पहला तो सिंपल सेल फिक्स था, दूसरा कौन है, ईसीसी, इंड सेंटर्ड सेल। बाकी सब में क्या है, 1 1 1 1 1 कौन आएगा, सिंपल सेल, सिंपल सेल, सिंपल सेल। क्लियर है। जोड़िए इसे, 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेस लैटिस हमें कितने मिले, 14। और इसी को हम नाम से जानते हैं ब्रेवियस लैटिस। नाम समझिएगा, ब्रेवियस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बताया था कि टोटल पॉसिबल जो होगा स्पेस लैटिस वो कितना हो सकता है, 14। और इस बेसिस पे उन्होंने निकाल के बताया था। तो शायद आपको आज क्रिस्टल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमने सिखाया था क्रिस्टल लैटिस। ऐसा सोचो, कोई टुकड़ा है, जितना जगह लिया क्रिस्टल लैटिस, उसमें जो पोजीशन था लैटिस साइट और सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल। क्लियर था। क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह का, 7 तरह का। किसके बेसिस पे, 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे। क्लियर हो गया। अब कहता है कि मेरा यूनिट सेल 2 तरह का था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। उसमें मेरा 4 मिला था, सिंपल सेल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। इस 4 शेप के बेसिस पे फिर से वही 7 क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह का स्पेस लैटिस मिल गया, 14। आपको ट्रिक क्या याद रखने थे, फिर से बोलिएगा, सीटी ओम ट्रिक HR 32 42 111। शायद मुझे लगता है कि सॉलिड स्टेट में अगर आप इस तरह से पढ़िएगा तो
कोई भी क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड का, जो कहते हैं ना एनसीईआरटी लेवल पे, जो 12th लेवल है आपका, इससे बाहर नहीं आएगा इस क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है, ओके, थैंक यू।